अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम अनकंट्रोल कंपोनेंट को पढ़ेंगे या अनकंट्रोल फॉर्म को पढ़ेंगे। हम हमने वीडियो में काफ़ी सारी पिछली वीडियो में हमने कंट्रोल फॉर्म के बारे में पढ़ा, उसको किस तरह हैंडल करते हैं, और इवन हमने डिफरेंट एग्जांपल भी देखी, और लास्ट ऑफ ऑल हमने मल्टी स्टेप फॉर्म भी क्रिएट किया। ठीक है, अगर आपको मल्टी स्टेप फॉर्म का नहीं पता या आप किस तरह बना सकते हैं कंट्रोल फॉर्म में, तो आपको ऊपर लिंक नजर आ रहा होगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ पूरी डिटेल में ना कंट्रोल फॉर्म के बारे में पढ़ा, लेकिन आज हम अनकंट्रोल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि अनकंट्रोल फॉर्म क्या होता है, कि जिसको हम मतलब रिएक्ट हैंडल नहीं करता बल्कि डोम हैंडल करता है। ठीक है, एट द एंड हम क्या करते हैं, जो भी यूजर ने वैल्यू लिखी होती है ना, बस उसको रिट्रीव करवा लेते हैं। ठीक है, इतना काम होता है, और इसमें एक दो स्टेप होते हैं करने के लिए। ना ही हम इसमें स्टेट बनाते हैं, ना ही ऑन चेंज हैंडलर बनाते हैं, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ एक दो स्टेप में ही हम सारा कुछ कर लेते हैं। ठीक है, और लास्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगा कि कंट्रोल कंपोनेंट और अनकंट्रोल कंपोनेंट रियल लाइफ में आपने फॉर्म में ये इंप्लीमेंट करनी है अप्रोच, तो इनमें से आप कौन सी अप्रोच यूज करेंगे तो वो हम लास्ट में देखेंगे। और एट द एंड कंट्रोल फॉर्म में मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम अनकंट्रोल फॉर्म को क्विकली कवर कर लेते हैं। सिंपल आपने ये याद रखना है, अनकंट्रोल फॉर्म में रिएक्ट कंट्रोल मतलब हम फॉर्म को कंट्रोल नहीं करते बल्कि डोम कंट्रोल करता है, जैसे हम आम एचटीएमएल में हमारी होता है। ठीक है, एट द एंड हम क्या करेंगे, फॉर्म में जो भी यूजर ने टाइप किया उसकी वैल्यू ले लेंगे, बस सबमिट के टाइम, बस इतना काम है। अच्छा, सबसे पहले हम एग्जांपल को क्विकली एग्जांपल को कवर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी ये इंडेक्स की फाइल है, इंडेक्स में मैंने ऐप एंटर की हुई है। ठीक है, और उसके अलावा ऐप में जाएंगे तो ऐप में मेरे पास क्या इनपुट है। ठीक है, और मैंने ये रन किया हुआ है अपना प्रोजेक्ट, तो अगर यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर देखिए मेरा ये इनपुट है और उसमें मैं टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, ये नॉट अ बिग डील। अच्छा, ओके, तो सबसे पहले हमने अनकंट्रोल फॉर्म को देखना है किस तरह हम करते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ये है, पहला स्टेप हमारा ये है। सबसे पहले मैं इसे नीचे कर दूं। पहला स्टेप हमारा पास ये है, हमने यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हमें एक हुक यहाँ पर इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है, मैं एक मिनट स्पेस दे दूं, उसका नाम है यूज रेफ। यूज रेफ के नाम पे एक हुक है हमारे पास, रिएक्ट है, ये बिल्ट इन हुक है। ठीक है, ये यूज रेफ क्या करती है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। ये सबसे पहले हमने क्या करना है, ये यूज रेफ को एक वेरिएबल में असाइन कर देना है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं किस तरह, इसका नाम लिख लेते हैं इनपुट रेफ। ठीक है, इस तरह देखें, हमने यूज स्टेट पढ़ा, यूज इफेक्ट पढ़ा, वो भी हुक्स थी। ठीक है, ये भी यूज यूज रेफ भी हुक है। ठीक है, ये यूज रेफ क्या करती क्या है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं अभी। सबसे पहले ये देखते हैं कि यूज रेफ के अंदर हमारे पास क्या चीज है। ठीक है, वो हम देखते हैं कंसोल करके, कंसोल डॉट लॉग इनपुट रेफ। ठीक है, सेव करता हूं मैं। सेव करने के बाद आपको ब्राउजर पर लेकर चलो, तो यहाँ पर देखिएगा कंसोल में आपको एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास है करंट की प्रॉपर्टी, वो फिलहाल के लिए अनडिफाइंड है। ठीक है, तो वो अनडिफाइंड इसलिए है कि हमने यूज रेफ के अंदर, ये जो फंक्शन के पैराथीसिस के अंदर हमने कुछ वैल्यू पास नहीं की। हम बाय डिफॉल्ट इसे अनडिफाइंड भी रखते हैं, बाय डिफॉल्ट हमें इस एम्प्टी स्ट्रिंग भी कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट इसे फॉल्स भी कर देते हैं, जैसे हम यूज स्टेट में करते हैं। यार इनिशियल कोई वैल्यू देनी होती है यहाँ पर, तो हम बाय डिफॉल्ट इसकी इनिशियल वैल्यू क्या रखें वो डिपेंड करता है। ठीक है, इस केस में मुझे पता है, फॉर्म के केस में मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग रखनी है। ठीक है, तो वो मैं इस तरह कर सकता हूँ। अब देखिए, मैं इसे सेव करूँ, सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करूँ, तो देखिएगा यहाँ पर अब मेरे करंट के पास क्या है, मेरे पास करंट की प्रॉपर्टी के पास मेरे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इस इनपुट पर हमें ये चीज अटैच करनी है। ये चीज वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि हमारे पास रेक्ट में क्या है कि इनपुट के साथ हमें एक रेफ नाम की प्रॉपर्टी मिलती है, या प्रोप भी कह सकते हैं इसे, प्रॉपर्टी कह लें। ठीक है, अब रेफ से मुराद ये है कि ये इनपुट का रेफ, ये इनपुट का रेफ। ठीक है, अब इस रेफ को किसको देना है, ये इसके पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। ठीक है, देखें दोबारा मैं आपको बताता हूँ।
ये हमारी इनपुट है ना, यहाँ से हमने वैल्यू उठानी है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, इसका एक रेफरेंस क्रिएट कर देंगे इनपुट का। इसकी आसान एग्जांपल ये है, जैसे फर्ज करें आपने एक बैंक में जॉब करनी है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, अपने फ्रेंड से कहते हैं कि यार मेरा एक रेफरेंस मतलब मेरा एक रेफरेंस वहां पर बैंक में दे दो कि ये मेरा दोस्त है, तो अच्छा बंदा है और ये जॉब भी अच्छे करेगा। तो एक तरह का हम रेफरेंस क्रिएट करते हैं अपने दोस्त के जरिए बैंक के साथ, कि बैंक वाले हमें डायरेक्टली जॉब नहीं देंगे, लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम अपने दोस्त से कहेंगे ना, तो वो रेफरेंस क्रिएट करेगा हमारा और वहां से हमें जॉब मिल जाएगी। इसी तरह हम क्या कर रहे हैं, हम रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं इस इनपुट का, ठीक है। और वो रेफरेंस है, रेफरेंस से मुराद ये है कि हमारे पास ये सारी की सारी इनपुट किसको दे रहे हैं, हम वो देंगे इस वेरिएबल को, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर लिख लेता हूं इनपुट रेफ, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से इसे अरेज कर देता हूँ या इसे रहने देता हूँ यहाँ पर ही। तो इसे मैं सेव करता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ। देखें, फर्स्ट टाइम आपको तो करंट में देखें, अब देखें करंट में आपको क्या नजर आ रहा है, इनपुट नजर आ रही है। यहाँ पर मैं इनपुट पर लेकर भी चलूँ, आपको इनपुट हाईलाइट हो रही है। और इनपुट के अंदर देखें मेरी वैल्यू है, अभी देखिएगा वैल्यू हमारे पास एम्प्टी है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा और भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, फंक्शंस हैं। मतलब जैसे जैसे हम क्या करते हैं, मैं आपको इसकी आसान एग्जांपल देता हूँ। आसान एग्जांपल, हमने जावास्क्रिप्ट में देखे, जावास्क्रिप्ट में किसी एलिमेंट को हम टारगेट करने के लिए क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या क्लास नेम, जो भी हम करते हैं यहाँ पर देखिए। तो इससे क्या होता है कि हम उस एलिमेंट को टारगेट करते हैं और उसके बाद हमें पता है कि उसके अंदर हम कुछ भी डोम की प्रॉपर्टी ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, उसमें कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यही है कि यूज रेफ एक तरह की ये समझे कि हम ये एलिमेंट उठा रहे हैं, ठीक है। ये एलिमेंट उठाकर इनपुट रेफ में रख रहे हैं। अब इनपुट रेफ में हमारे पास ये एलिमेंट आ गया, अब इस पर हम कुछ भी कर सकते हैं जैसे हम जावास्क्रिप्ट में करते थे, ठीक है। तो देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास अब हमारे पास क्या है, करंट प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पूरी की पूरी इनपुट है, उसके अंदर वैल्यू है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज और फंक्शन भी हैं, ठीक है। अब देखिएगा अगर मैं ये करूं इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू करूं, अगर मैं वैल्यू देख, यहाँ पर स्पेलिंग आपने ठीक ली है, वैल्यूज है कि वैल्यू है, देखिए वैल्यू है, तो यहाँ पर वैल्यू कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ इसे, तो अभी हमारे पास क्या है, वैल्यू अनडिफाइन आ रही है, ठीक है, क्योंकि अभी तो है नहीं ना इसमें कुछ भी। अब अब हमने करना क्या है कि यूजर जो भी टाइप करेगा ना, वो इनपुट में इनपुट वो क्या है कि हमारे पास इनपुट रेफ है ना, वो उसके अंदर हमारे पास सारा कुछ जा रहा है, ठीक है। और उसमें हम डॉट वैल्यू करके क्या कर सकते हैं, इनपुट की वैल्यू उठा सकते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर टाइप करेंगे ना, हमें नजर नहीं आएगा कि यहाँ पर हमारे पास चेंज हो रहा है कि नहीं, हमें मतलब नजर नहीं आ रहा कि इनपुट रेफ के अंदर हमारे पास वैल्यू अपडेट हो रही है कि नहीं हो रही। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कंट्रोल कंपोनेंट होता है ना, उसमें स्टेट यूज करते हैं। जैसे स्टेट रन होती है तो हमारा कंपोनेंट रीलोड होता है, तो उस वजह से हमें क्या है, दोबारा वैल्यू नजर आती है यूजर जो भी टाइप करता है। लेकिन इन रेफरेंस के केस में या अनकंट्रोल फॉर्म के केस में हमारा कंपोनेंट रेंडर नहीं होता, क्योंकि देखिए ना, ये तो डोम मैनेज कर रहा है इसको, हम तो सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस वहां से उठा रहे हैं डोम से। तो इस केस में हमारा ये पूरा कंपोनेंट कभी भी री रेंडर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए कि इसमें वैल्यू परफेक्टली वही आ रही है जो यूजर टाइप कर रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक बटन बनाता हूँ, बटन टाइप बटन कर लेते हैं, ठीक है। इसका नाम मैं वैसे ही एक तरह का सबमिट रख लेता हूँ और यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, ऑन क्लिक हैंडल क्लिक। और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पर बना लेता हूँ इसे, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ से मैं कंसोल को रिमूव करता हूँ और यहाँ पर लेकर चलता हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ करंट के अंदर क्या है, फिर वैल्यू को टारगेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने क्या किया ये देखिएगा, बटन बनाया, यहाँ पर ऑन क्लिक पर ये फंक्शन कॉल होगा। उस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसे कंसोल करवा रहे हैं। इसका फायदा ये है
कि यूजर जो भी टाइप करेगा ना वो इसमें तो आ रहा है, इसमें तो आ रहा है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही हम बटन पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है ये हमने ये कंसोल करवाई हुई है, तो अब हमें नजर आएगा कि यूजर जो भी टाइप कर रहा है वो करंट में वाकई चीज आ रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम फंक्शन के अलावा फंक्शन के बाहर हम कंसोल करेंगे तो हमें कुछ भी नजर नहीं ना आएगा, क्योंकि हमारा कंपोनेंट रेंडर दोबारा रेंडर नहीं हो रहा। ठीक है, इसे मैं रिफ्रेश करता हूं तो यहां पर मैं लिखता हूं प्रोग्राम्स। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ ना, हमारे पास क्या है, इनपुट हमारे पास करंट के अंदर क्या आ रही है, इनपुट। हमने अब करंट के अंदर क्या चाहिए, हम करंट के अंदर हमें पता है कि करंट के अंदर हम ये कर सकते हैं डॉट वैल्यू करके हम वैल्यू अचीव कर सकते हैं। तो देखिएगा इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, प्रोग्राम्स यहाँ पर करता हूँ, अब देखिएगा देखें प्रोग्राम्स आ चुका है। ठीक है, अगर मैं मजीद टाइप करता हूँ डिवेलप, हाँ ठीक है, अब मैं सबमिट करता हूँ तो देखिएगा मुझे ये चीज नजर आ रही है। अच्छा, इसका जो अनकंट्रोल फॉर्म का बिग एडवांटेज ये है कि हमारा कंपोनेंट दोबारा री रेंडर नहीं होता जैसे जैसे हम वैल्यू टाइप करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, अच्छा अ, एक आधी और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। मैं क्या करता हूँ कि एक और इनपुट बनाता हूँ यहाँ पर। अब हर एक इनपुट के अगेंस्ट आपको एक रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका नाम रख लेता हूँ टाइप टेक्स्ट। ठीक है, अभी के लिए अब देखें यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक और रेफरेंस क्रिएट करता हूँ कॉन्स्ट। सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा ना नेम चेंज कर देता हूँ, इनपुट रेफरेंस की बजाय यहाँ पर कर लेता हूँ नेम रेफ। ठीक है, अब ये नेम रेफ को यहाँ पर दे देता हूँ, इस पर और यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद मैं एक बनाता हूँ ईमेल रेफ। ठीक है, कोई भी नाम इसका रख ले, आपकी मर्जी है, लेकिन मीनिंगफुल नाम रखिएगा। और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैं कर देता हूँ ये। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर रेफरेंस अटैच करना है, तो मैं क्या करूंगा रेफ प्रॉपर्टी का यूज करके अब किसके साथ रेफरेंस अटैच करना है वो यहाँ पर लिखना है। तो मुझे पता है कि ईमेल रेफ के साथ मैंने ये रेफरेंस क्रिएट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब अब क्या है कि हमारे ईमेल रेफ के पास हमारे इनपुट का पूरा रेफरेंस आ चुका है। अब इनपुट का पूरा रेफरेंस आ चुका है तो इसमें हम वैल्यू भी अचीव कर सकते हैं। आपने हमेशा ये चीज याद रखनी है, यूज रेफरेंस जब भी हम यूज करेंगे ना और किसी वेरिएबल में साइन करेंगे तो वो एक ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास लाजमी तौर पर ये करंट की प्रॉपर्टी होगी, लाजमी तौर पर। ठीक है, हम इस तरह नहीं कर सकते कि नेम रेफ डॉट वैल्यू, इस तरह नहीं कर सकते, हमें पहले करंट की प्रॉपर्टी को अचीव करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको यहाँ से रेज कर देता हूँ, और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कुछ कि यहाँ पर मैं अगर करूँ ईमेल रेफ, तो इसे मैं सेव करूं, सेव करने के बाद रिफ्रेश, अब देखें मेरे पास दो फॉर्म है। तो अब मैं कहता हूँ सेकंड वाले फॉर्म पर टाइप करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ गूगल और सबमिट करवाता हूँ। तो देखिएगा मेरे पास है करंट वाली प्रॉपर्टी, करंट के प्रॉपर्टी के अंदर मेरे पास है इनपुट, सेकंड वाली इनपुट है, ये देखिएगा। ठीक है, उसमें मेरी वैल्यू और डिफरेंट मेरे पास प्रॉपर्टीज है। वैल्यू में देखिएगा, वैल्यू में मेरे पास है गूगल। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मुझे इस करंट को अचीव करना है, मतलब एक्सेस करना है। तो यहाँ पर डॉट करंट करेंगे, आगे डॉट वैल्यू होगी। ठीक है, तो मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ गूगल, सॉरी यहाँ पर मैंने लिखा गूगल, और अब देखिएगा इसे मैं सबमिट करवाता हूँ तो यहाँ पर गूगल आ चुका है। ठीक है, तो आप इस तरह ये चीज अचीव कर सकते हैं। आपने यहाँ पर देखा होगा कंट्रोल फॉर्म में हम स्टेट बनाते हैं, फिर उसके बाद ऑन हैंडलर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमने क्या किया, सिंपल एक रेफरेंस यूज रेफ हुक का यूज किया, उसको हमने एक वेरिएबल में असाइन किया, और उसका एक रेफरेंस हमने किसी भी इनपुट का रेफरेंस क्रिएट करके जिसमें हम देना चाहते हैं रेफरेंस, वो यहाँ पर लिख दिया। बस इतना काम है हमारा, यही है यार चीजें, बस इसमें इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको मजीद, ये हमारा ये टॉपिक कवर हो गया, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है यार। यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, वो ये कि यहाँ पर देखिएगा कि कब हम कंट्रोल फॉर्म यूज करें और कब हम अनकंट्रोल फॉर्म यूज करें। सबसे पहले आपने ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है, जहां पर हमारी इनपुट्स या फॉर्म मल्टीपल
इनपुट्स पर कह सकते हैं कि हमारे फॉर्म के अंदर मल्टीपल इनपुट्स हैं और उसके साथ हमने वैलिडेशन भी अप्लाई करनी है या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उस सिनेरियो में आप कंट्रोल फॉर्म का यूज करेंगे। अनकंट्रोल फॉर्म यहाँ पर यूज करेंगे जब जहां पर हमारे पास एक आधी इनपुट है, सिंपल हमने जो डाटा हमारे पास आ रहा है उसको सिंपल हमने बैक एंड पर सबमिट करवाना है, ठीक है। उस केस में हम अनकंट्रोल फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा और भी मजीद आपको पास चीजें लेकर आया हूं मैं। एक मिनट, मैं क्या करता हूँ, ठहरे, मैं इसे रेज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा कि कब कब हमने कंट्रोल फॉर्म यूज करना है, कब कब अनकंट्रोल फॉर्म यूज करना है। पहला पहला देखिएगा, पहले में चीज देखिएगा। हाँ, ये क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा पहला पॉइंट ये देखिएगा, वन टाइम वैल्यू रिट्रीवर। इससे मुराद ये है कि जब वो हमारा फॉर्म में कुछ इनपुट्स हैं और हमारे पास एक सबमिट बटन है, जब यूजर सबमिट पर क्लिक करेगा तभी हमें इनपुट की वैल्यू चाहिए। उस केस में हम कंट्रोल अनकंट्रोल फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं और कंट्रोल फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। कहने से मुराद ये है, पहला पॉइंट ये वाला ये कहता है कि यूजर जब भी सबमिट पर क्लिक करे तो हमारा एक फंक्शन कॉल हो, फंक्शन कॉल होने के बाद तभी हमें इनपुट का वैल्यू चाहिए। तो उस केस में हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। वैलिडेशन ऑन ऑन सबमिट, दूसरा पॉइंट देखिएगा, वैलिडेशन ऑन सबमिट। जब हम ये चाहते हैं कि यूजर जब सबमिट पर क्लिक करे ना तभी वैलिडेशन अप्लाई हो कि कौन सी इनपुट पर यूजर ने सही डाटा फिल किया और कहीं कौन सी इनपुट पर नहीं सही डाटा अप्लाई किया, ठीक है। उस केस में भी आप दोनों में से कुछ यूज कर सकते हैं, अनकंट्रोल भी यूज कर सकते हैं और कंट्रोल में यूज कर सकते हैं। देखिए, वैलिडेशन ऑन सबमिट से मुराद ये है कि यूजर जब सबमिट करवाएगा ना फॉर्म तब हमने वैलिडेशन चेक करनी है। तो उन दोनों केस में आप ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है, इंस्टेंट फील्ड वैलिडेशन। इससे मुराद ये है कि जैसे जैसे यूजर इनपुट टेक्स्ट इनपुट पर कुछ टाइप कर रहा है तो हम रियल टाइम पर वो भी चेक कर रहे हैं कि ये वैलिडेशन ठीक है कि नहीं। जैसे आपने अक्सर एग्जांपल में देखा होगा कि हम कुछ नाम टाइप करते हैं, यूजर अपना कुछ नेम टाइप करता है तो नीचे आपको एक मैसेज मिल जाता है कि आपने नेम 1 to 50 कैरेक्टर का रखना है। तो वो एक रियल टाइम हमारे पास वैलिडेशन होती है। तो उस केस में आप अनकंट्रोल फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, आप कंट्रोल फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। रियल टाइम से मुराद है जैसे जैसे यूजर टाइप कर रहा है वैसे वैसे हम साथ साथ वैलिडेशन भी अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो उस केस में हम कंट्रोल फॉर्म का यूज करेंगे। चौथा पॉइंट ये देखिएगा, कंडीशनली डिसेबल सबमिट बटन। ये वाला, इससे मुराद ये है कि हमने क्या किया हुआ है, कुछ कंडीशन लगाई हुई है सबमिट बटन पर कि वो एज लॉन्ग एज हमारा फॉर्म वैलिडेट होगा तभी हमारा बटन एक्टिव होगा, वरना वो डिसेबल रहेगा। कंडीशनली हमने यहाँ पर कुछ कंडीशन लगाई हुई है बटन पर। तो उस केस में भी हम कंट्रोल फॉर्म का यूज करेंगे, ना कि हम अनकंट्रोल फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें आपने बटन को डिसेबल किया हुआ था कि जैसे ही मेरी यूजर ईमेल करेक्टली फिल करेगा और पासवर्ड करेक्टली फिल करेगा तभी मेरा बटन एक्टिव होगा, ठीक है। तो उस केस में आप कंट्रोल फॉर्म का यूज करेंगे। तो इससे कंडीशन से मुराद ये चीज है। इनफोर्सिंग इनपुट फॉर्मेट, ये वाला एक पॉइंट है। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट इसमें ये कहता है कि यूजर जो मर्जी टाइप करे, हमने क्या करना है, उसका जो भी यूजर टाइप कर रहा है उसका फॉर्मेट हम चेंज कर रहे हैं। जैसे यूजर स्मॉल लेटर में टाइप कर रहा है लेकिन हम उसे कैपिटल लेटर में ये यूजर को वैल्यू हम दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे फर्ज करें मैंने प्रोग्राम लिखा स्मॉल लेटर में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि उस वैल्यू को रन टाइम पर एक्सेस करके उसमें कुछ मेथड अप्लाई करके उसके कैपिटल लेटर में हम यूजर को शो करवा रहे हैं। मतलब यूजर जो भी टाइप कर रहे हैं हम इन्फोर्स कर रहे हैं कि आप के इस तरह का टाइप होगा। तो उस केस में आप कंट्रोल फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि हमारे पास सेवरल इनपुट्स फॉर वन पीस ऑफ डाटा। ये हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, मतलब मल्टीपल इनपुट्स जब हमारे पास होंगी, ठीक है, तो उस केस में भी आप कंट्रोल फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। लास्ट ऑफ ऑल डायनेमिक इनपुट्स, आपको ये तो पता ही है। डायनेमिक इनपुट से मुराद ये है कि जैसे जैसे हमारे पास इनपुट आ रही है जा रही है, मतलब आ रही जा रही कह रहा हूँ, मतलब देखें ना,
एक तो ये है ना, हमने क्या किया, मेल सेलेक्ट किया तो नीचे एक और इनपुट्स ओपन हो गई। ठीक है, तो उस केस में, या यूजर मल्टीपल टाइम अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर सकता है, उस केस में आप कंट्रोल फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपने ये देखा होगा, एक दो एक दो कह सकते हैं कि सिनेरियो है जहां पर हम अनकंट्रोल फॉर्म का यूज करते हैं, वरना हम मोस्टली कंट्रोल फॉर्म को प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा, ये बेसिकली रिएक्ट की आप ऑफिशियल डॉक्स पर जाएंगे, वहां पर भी उन्होंने कहा है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम कंट्रोल फॉर्म यूज करें, लेकिन अनकंट्रोल फॉर्म को भी आपने निग्लेक्ट नहीं करना। जहां आपको लगे कि यहाँ पर मैं ये यूज कर सकता हूं, तो आप वहां पर अनकंट्रोल फॉर्म का यूज करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर ये रेक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, अनकंट्रोल कंपोनेंट में आपने आना है, और अनकंट्रोल कंपोनेंट में आने के बाद यहाँ पर आपको पढ़ने को काफी कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये आर्टिकल है जहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप कंट्रोल फॉर्म का यूज करें या अनकंट्रोल फॉर्म का यूज करें। ये आर्टिकल भी पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा है। इस आर्टिकल से मैंने ये चीजें उठाई हैं, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया चीजें। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर होगा कि कब हमने कंट्रोल फॉर्म यूज करना है और कब हमें अनकंट्रोल फॉर्म यूज करना है। ठीक है, लास्ट ऑफ ऑल, एक जो मैंने पिछली कंट्रोल वाली फॉर्म वाली वीडियो बनाई थी, वहां पर मैंने एक चीज मिस कर दी थी, तो वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता है कि जब हम कंट्रोल फॉर्म यूज करते हैं तो वहां पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, उसमें हमने वैलिडेशन भी अप्लाई करनी होती है, बहुत कुछ करना होता है, तो उसमें हमारा कोड बड़ा मैसी हो जाता है। तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास दो फेमस लाइब्रेरी है जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। एक हमारे पास है फॉर्मिक, एक है रेक्ट हुक फॉर्म। ठीक है, तो मैंने यकीन करे रियल लाइफ में इन लाइब्रेरी का यूज किया हुआ है, बड़ी बड़ी इफेक्टिव है और बड़ी इजी तरीके से आप इसे सीख सकते हैं। इनमें हर तरह की वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं, हर तरह से आप चीजें जो भी आपको चाहिए वो सारी सिनेरियो के लिए फॉर्मिक और रेक्ट हुक फॉर्म फिट बैठती है। तो इनमें से आप फॉर्मिक यूज करने, क्योंकि फॉर्मिक ज्यादा प्रेफरेबल है रेक्ट फॉर्म से। ठीक है, तो आप यूज करें इसे, और अगर आप फॉर्मिक सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रियल लाइफ में आप फॉर्मिक से किस तरह हैंडल कर सकते हैं डाटा। ठीक है, तो ये मेरा बोनस था आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।